सुमन बहुत गोरी और सुंदर थी। सुमन के दो बेटे थे। उसके दोनों बेटे भी काफी सुंदर थे, इसलिए वो चाहती थी कि उसकी दोनों बहू भी उसी की तरह गोरी चिट्टी और सुंदर आए। इसलिए एक दिन सुमन अपनी बहन नताशा से बात करती है। नताशा, मेरे दोनों बेटे वीर और प्रेम शादी के लायक हो चुके हैं। सोच रही हूँ दोनों भाइयों की एक साथ ही शादी करवा दूं। ये तो तुम बहुत अच्छा सोच रही हो दीदी। जानती थी नताशा ये खबर सुनकर तुम भी इसी तरह बात कहोगी, इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। अरे भाई, आखिर तुम बड़े बड़े लोगों का रिश्ता लगवा चुकी हो, फिर मेरे दोनों बेटे क्या है। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटों के लिए तुम ही कोई अच्छी सी लड़की देखो। क्यों नहीं दीदी, बस तुम मुझे कुछ दिन का समय तो दे दो। देखना मैं कैसे अपने दोनों बच्चों के लिए चांद से मुखड़े की लड़कियां देख के लाती हूँ। इतना बोलकर नताशा वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन वीर शादी करके घर आ जाता है। दरवाजे पर अपने बहू बेटे को देखकर सुमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से में अपने बेटे से कहती है। वीर, तू इस घर का बड़ा बेटा है। मैं तो खुद तेरे लिए लड़की देख रही थी, फिर तेरी ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई जो तूने बिना मेरी मर्जी के इस लड़की से शादी कर ली। अरे क्या जरूरत थी इस काली को मेरे घर की बहू बनाने की। माँ, आपको जो कहना है मुझे कहो, पर आप मधु के रंग रूप को लेकर क्यों कुछ बोल रही हो। और मैंने मधु से इसलिए शादी करी है क्योंकि मैं मधु से प्यार करता हूँ और मुझे पता चल चुका है आप मेरे लिए लड़की देख रही हो। अगर मैं आपको पहले ही बता देता और मधु से मिलवा देता तो आप उसका काला रंग देखकर इस रिश्ते के लिए मना कर देती। बस इसलिए मैंने मधु से शादी कर ली। ओ, तो बेटा अब इतना बड़ा हो गया कि वो अब अपनी माँ की आंखों में धूल झोंक सकता है। वाह बेटा वाह, क्या खेल खेला है तूने। पर मैं इस काली कलमोही को अपने घर की बहू कभी नहीं अपनाऊंगी। और तू देखना, मैं कैसे तेरे छोटे भाई प्रेम की शादी बहुत अच्छी जगह करवाती हूँ। माँ, आपको प्रेम की शादी जिससे करवानी है, जहाँ करवानी है आप करवाओ। मुझे अपनी बीवी के रूप में मधु चाहिए थी और अब मधु मेरी बीवी है और मैं जहाँ रहूंगा मधु वहीं रहेगी। आप चाहे इसे अपनी बहू मानो या ना मानो। चलो मधु मेरे साथ। इतना बोलकर वीर मधु को लेकर घर में आ जाता है। कमरे में जाने के बाद मधु वीर से कहती है। वीर, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, कहीं ना कहीं गलती हमारी है। अगर माँ को हम बता देते तो शायद वो इतनी नाराज नहीं होती। और हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरा रंग देखकर रिश्ते के लिए सभी मना कर देते हैं, पर दिल से किया गया हर काम मुश्किल काम को आसान कर देता है। मधु, तुम बहुत भोली और बहुत मासूम भी हो। तुम नहीं जानती मेरी माँ जलेबी की तरह टेढ़ी है। वो हमारे रिश्ते को कभी नहीं कबूलती और ना ही कबूलने वाली है। और मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। मधु वीर को समझाने की काफी कोशिश करती है, पर वीर उसकी एक नहीं सुनता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मधु घर का सारा काम करती है और एक अच्छी बहू बनकर दिखाती है, पर फिर भी सुमन मधु को अपनी बहू के रूप में नहीं अपनाती। ऐसे ही एक दिन। देख लड़की, तू अपना ये काला चेहरा लेकर इस घर में तो आ गई है, पर अपने दिल और दिमाग से ये बात निकाल देना कि तू कभी इस घर की बहू बन सकती है। 2 दिन बाद मेरे बेटे प्रेम की शादी है काव्या से, और वो बहुत गोरी और सुंदर भी है, इसलिए कभी भी उसकी बराबरी मत करना। मेरी बहू काव्या है, ना कि तू, समझी। माँ जी, मैं जानती हूँ कि मेरा रंग काला है, इसीलिए आप मुझे अपनाना नहीं चाहती, क्योंकि आप चाहती हो कि आपके घर में आप जैसी सुंदर और गोरी बहू आए, पर आपको मुझ जैसी काली बहू मिल गई। लेकिन माँ जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर मेरा रंग काला ना होता और मैं गोरी होती तो क्या आप मुझे अपनी बहू स्वीकार कर लेती? सुमन उसके किसी भी सवालों का जवाब नहीं देती और वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। अब 2 दिन बाद प्रेम की शादी काव्या से हो जाती है। काव्या के आने के बाद सुमन अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव करने लगती है। अरे काव्या बहू, तू तो कुछ खाती ही नहीं है, तभी तो इतनी पतली है। चल आज मेरे हाथ से खाना खा ले। प्लीज माँ जी, फोर्स मत कीजिए, मैं डाइट पर हूँ। अगर मैं इतना हैवी खाना खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, इसीलिए एक काम कीजिए, आप मेरे लिए कुछ हल्का खाना बनवा दीजिए। बहू, ये बात तुझे मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना बेटा। मैं अभी उस कलमोही से बोल देती हूँ कि वो तेरे लिए कुछ हल्का नाश्ता बना दे, ठीक है। इस तरह से सुमन एक बहू को बहू रानी का तो एक बहू को काली बहू नौकरानी का दर्जा देती है। समय यूं ही बीतता जाता है।
और सुमन काव्या को सर आंखों पर बिठा कर रखती है। तो वही बेचारी मधु घर का सारा काम नौकरियों की तरह करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कल मुही कहीं की भूल जाती है क्या बार बार कि काव्या बहू डाइट पर है और वो डाइटिंग करती है और वो ज्यादा तेल मसाले वाला खाना नहीं खा सकती। तूने इसके लिए अलग से खाना क्यों नहीं बनाया? हाँ माँ जी, मैंने काव्या के लिए खाना नहीं बनाया क्योंकि उसने मुझे फोन करके मना कर दिया था कि आज वो खाना नहीं खाएगी, वो बाहर से ही खा के आएगी। आप काव्या से पूछ लीजिए। भला मैं क्यों बाहर से कुछ खाकर आऊंगी? मैं तो डाइट करती हूँ और बाहर का फूड मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? सुन लिया? अरे नहीं बनाना चाहती मेरी छोटी बहू के लिए खाना तो बोल देती ना मुझे कि गोरी बहू से जलन होती है क्योंकि मेरा रंग काला है। माँ बस करो मधु को भला बुरा कहना। मधु इस घर की बहू है, मेरी बीवी है, कोई नौकरानी नहीं। और अगर अब से मधु इस घर में काम करेगी तो काव्या को भी घर के काम करने पड़ेंगे। और अगर काव्या ने इस घर का काम नहीं किया तो मधु भी कोई काम नहीं करेगी। वीर, आप नाराज क्यों हो रहे हो? शांत हो जाइए। आप तो जानते हो ना माँ जी कैसी हैं। यही तो दिक्कत की बात है ना मधु, कि मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैंने इतना बड़ा फैसला लिया है। और अगर अब मैंने कभी भी तुम्हें नौकरानी की तरह काम करते हुए देखा तो मैं तुम्हें लेकर घर से चला जाऊंगा। धमकी देकर वीर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मधु कभी भी वीर के सामने घर का काम नहीं करती। पर वीर की गैर मौजूदगी में मधु नौकरानी की ही तरह काम करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुमन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सुमन के पैर में काफी चोट लगती है, जिस वजह से वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। ऐसे ही एक रात पानी भी खत्म हो गया। उस कलमुही से एक काम भी सही से नहीं होता। मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। एक काम करती हूँ, काव्या बहू को आवाज दे देती हूँ, वो मेरे लिए पानी ले आएगी। अब सुमन काव्या को आवाज लगाने लगती है, पर काव्या अपनी सास की आवाज सुनकर अनसुना कर देती है। जिसके बाद मधु अपनी सास के लिए पानी लेकर जाती है। अब इसी तरह से काव्या अपनी सास को नजरअंदाज करती है, तो वही मधु अपनी सास का खूब ख्याल रखती है। माँ जी, आपने अभी तक दवाई नहीं ली। मैं आपको दवाई देकर गई थी ना, और अगर आप समय से दवाई नहीं लोगी तो ठीक कैसे होगी? हेलो, अगर तुम सास बहू को एक दूसरे पर इतना ही ज्यादा प्यार आ रहा है तो अपने कमरे में जाकर बात करो ना। मैं यहाँ पर टीवी देख रही हूँ, मुझे टीवी देखने में डिस्टर्ब हो रहा है यार। काव्या की बेरुखी देखकर सुमन के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अपनी दोनों बहू का असली रूप देखकर सुमन को समझ आ जाता है कि गोरा दिखने वाला हर इंसान दिल से साफ नहीं होता। जरूरी नहीं कि जो इंसान रंग में काला हो उसका दिल भी काला हो। मधु बहू, अपनी सास को माफ कर दे। तूने मेरा इतना ख्याल रखा, इतनी सेवा की, मुझे इतनी इज्जत दी, पर फिर भी मैंने कभी तेरी कदर नहीं की और अपनी दोनों काली और गोरी बहुओं में फर्क करती रही। पर आज मेरी आंखें खुल गई हैं। भगवान से अब मेरी एक ही विनती है कि जल्दी से जल्दी मैं ठीक हो जाऊं और मैंने जो भेदभाव किया है उस भेदभाव को खत्म कर सकूं। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और बहुत जल्द सुमन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जिसके बाद सुमन अपनी दोनों ही बहू के बीच में इस रंग के भेदभाव को खत्म कर देती है और अपनी छोटी बहू काव्या को भी लाइन पर ले आती है। शेखर आज बहुत खुश था। आखिर उसकी गर्लफ्रेंड बिंदिता ने उसके प्रपोज को जो स्वीकार कर लिया था। अब शेखर खुशी खुशी अपने घर जाता है। माँ माँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने आपको बताया था ना, एक लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। बस मुझे उसकी हाँ बोलने की देरी है। आपको पता है, उसने आज मुझे हाँ कर दिया। अरे बेटा, पिछले 1 महीने से तू मुझे बस यही बता रहा है कि माँ एक लड़की है, एक लड़की है, लेकिन तूने अब तक मुझे उस लड़की का ना ही नाम बताया है और ना ही उसकी जात बताई है कि आखिर वो कौन है, क्या करती है वो लड़की। माँ, उस लड़की का नाम बोंदिता है। मैं और वो कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। क्या? बोंदिता? इसका मतलब कि वो लड़की एक बंगालन है। तू उसी से प्यार करता है? हाँ माँ, आपकी होने वाली बहू बंगालन है। कल शाम को मैं और आप बोंदिता से मिलने के लिए उसके घर जा रहे हैं। तो प्लीज अब आप ये मत कहना कि आप बोंदिता को अपने घर की बहू नहीं बनाओगी क्योंकि वो बंगालन है। अरे बेटा, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझ बुढ़िया की अब क्या ही चलेगी। जिसमें तू खुश है ना, तू उसी से शादी कर ले।
मैं तेरी उस बंगालन से मिलने के लिए तैयार हूँ। अब शेखर की खुशी दुगनी हो जाती है और शेखर अगले दिन होने का इंतजार करता है। अगली शाम को शेखर अपनी माँ फाल्गुनी के साथ बिंदिता के घर जाता है, जहाँ बिंदिता बिरयानी फिश, करी फ्राई चावल और फ्राई मछली बना रही थी। अब जैसे ही फाल्गुनी खाने की टेबल पर बैठती है और खाने में सिर्फ मछलियाँ देखती है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। हे भगवान, ये सब क्या है? मेरे सामने मांस मच्छी। की भालो आंटी। हे भगवान, इस बंगालन ने तो मेरी बहू बनने से पहले ही मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। शेखर अमी की भुला कारा लामा ये तरा माँ इतरेगे अच्छे। क्या क्या बोला इस बंगालन ने? एक तो इस बंगालन ने मुझे मांस मच्छी खाने को दिया और ऊपर से मुझसे जुबान भी लड़ा रही है, वो भी बंगाली में। मुझे भी बंगाली आती है, ठीक है ना? इसीलिए मुझसे जुबान लड़ाने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना। आंटी अमी तोमर साथे यू कराची ना, अमी सुधो हमारा भूला कच्ची। मेरा मतलब है आंटी, मैं आपसे लड़ नहीं रही, मैं आपसे अपनी गलती पूछ रही हूँ कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप इतना नाराज हो रही हैं। ये मछली खिलाकर तू क्या कह रही है कि तेरी गलती क्या है? अरे बंगालन कहीं की, मैं तुझे अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। पर आंटी मछली खाने से तो दिमाग तेज होता है, अगर आपने भी मछली खाई होती तो आज आप भी बहुत तेज होती। ये मछली ना खाने का नतीजा है जो आज आप खाने का अपमान कर रही हो, साथ ही साथ आप अपना भी अपमान करवा रही हो आंटी। बिंदिता की ये बात सुनकर फाल्गुनी गुस्से में आग बबूला हो जाती है और अपना पैर पटकते हुए अपने बेटे को खींचकर घर ले जाती है, जहाँ शेखर अपनी माँ का गुस्सा शांत होने का इंतजार कर रहा होता है। अगली सुबह जब शेखर देखता है कि उसकी माँ का गुस्सा शांत है, तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ, कल रात की सारी बातें भूल जाओ ना। वैसे भी आपने कौन सी मछली खाई थी? बोंदिता को नहीं पता था कि आप मांस मच्छी नहीं खाती हो, इसलिए उसने आपके सामने मांस मच्छी रख दी। अगर उसे पता होता तो वो आपके लिए मांस मच्छी नहीं रखती। मांस मच्छी के लिए तो फिर भी मैं एक पल के लिए माफ कर देती बेटा, लेकिन ये जो बंगाली होते हैं ना, ये टोना टोटका जादू टोना ये सब करते हैं और ये बहुत बुरे होते हैं। इस लड़की ने मुझसे जिस तरह से बात की है ना, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। और हाँ, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले तू भी, अगर तूने उस लड़की से बात की तुझे मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। इतना बोलकर फाल्गुनी अपने बेटे के सामने जाकर लेट जाती है और उससे कहती है, देख शेखर बेटा, अगर तू अभी भी उस बंगालन को चाहता है और उससे मिलने के बारे में सोच रहा है तो ये रही मैं, और मुझे लांघकर तू चला जा। फाल्गुनी के इतना कहते ही शेखर अपना ऑफिस का बैग उठाता है और अपनी माँ को लांघकर चला जाता है। अब फाल्गुनी जल्दी से उठती है और अपने बेटे से कहती है, जब मेरा बेटा मेरा ही नहीं रहा तो मैं दूसरों से क्या ही उम्मीद रखूं? अब तक मैं मरी भी नहीं और ये नालायक कमबख्त कहीं का मेरी लाश से होकर गुजर के चला गया, वो भी उस बंगालन के लिए। माँ, अपना ये मेलोड्रामा बंद करो। आप भी बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप हमेशा यही नाटक करती हो। इतना बोलकर शेखर ऑफिस के लिए चला जाता है। शेखर के जाने के बाद फाल्गुनी अपने झूठे आंसू पोंछकर टीवी चलाने लगती है और खुद से कहती है, चलो उस बंगालन से तो पीछा छूटा, अब मैं अपने बेटे की शादी बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की से करवाऊंगी। इस तरह से फाल्गुनी अपने बेटे की शादी की बात चला देती है, पर शेखर बिंदिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो शादी के लिए मना कर देता है। शेखर बेटा, तुझे ये बंगालन इतनी पसंद है कि तू उसके लिए अपनी माँ की बात को ठुकरा रहा है। ठीक है, अगर तुझे उस बंगालन के साथ रहना है ना, तो मेरा इस घर में क्या काम? मैं जा रही हूँ मरने के लिए, फिर मेरे मरने के बाद तुझे जिससे शादी करनी है उससे कर लेना। माँ, बस भी करो अपना ड्रामा। मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप मरने वालों में से नहीं हो, मारने वालों में से हो। शेखर बोल ही रहा होता है कि तभी फाल्गुनी मिट्टी तेल और माचिस ले आती है और अपने ऊपर मिट्टी तेल डालने लगती है। ये सब देखकर शेखर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपनी माँ की जान बचाने के लिए अपनी माँ की सारी शर्तें मान जाता है। बहुत जल्द फाल्गुनी अपने बेटे शेखर की शादी अनुष्का से करवा देती है। अनुष्का एक बहुत ही भोली और शरीफ लड़की थी जो शेखर का प्यार पाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ किया करती थी, पर शादी होने के 6 महीने बाद भी शेखर अपनी बीवी को नहीं अपना पाता और एक दिन, शेखर जी,
देखिए ना किस तरह से हमारी शादी को 6 महीने बीत गए और हम दोनों आज तक साथ में कहीं बाहर भी नहीं गए। आज आप मुझे कहीं बाहर ले चलिए ना। अनुष्का, तुम्हारा सिर्फ नाम अनुष्का शर्मा है, तुम अनुष्का शर्मा नहीं हो, और ना ही मैं तुम्हारा विराट कोहली। तो प्लीज मुझसे ऐसी फालतू की उम्मीद मत रखा करो। तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं बाहर का खाना नहीं खाता, और वैसे भी मैं ऑफिस से आने के बाद बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, तो मुझे आराम करने दो। इस तरह से शेखर बेचारी अनुष्का को डांट कर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शेखर की बेरुखी देखकर अब अनुष्का से बर्दाश्त नहीं होता। और एक दिन जब शेखर ऑफिस से घर आता है तो उसकी शर्ट पर लिपस्टिक के निशान होते हैं। शेखर जी, क्या आपकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की है? ये कैसा बेतुका सवाल है? तुम्हें मुझ पर शक है क्या? नहीं शेखर जी, मुझे तो खुद से भी ज्यादा भरोसा है आप पर आपकी शर्ट पर लगे ये लिपस्टिक के निशान चीख चीख कर कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कोई और है। लिपस्टिक के निशान क्या चीख चीख के कह रही है वो मैं नहीं जानता, पर मेरी माँ, तुम आराम से बोलो। अगर मेरी माँ ने सुन लिया तो वो चीख चीख कर पूरे मोहल्ले वालों को जगा देगी। और ये निशान तुम भूल गई क्या कि मैं कॉस्मेटिक का सामान बेचता हूँ? उसी लिपस्टिक के निशान है। माफ करना शेखर जी, मैं तो जानती थी कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, पर इन लिपस्टिक के निशान ने एक पल के लिए मेरे देवता को राक्षस बना दिया था। इतना कहकर अनुष्का शेखर के गले लगने लगती है, पर शेखर उसे खुद से दूर कर देता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब अनुष्का पार्लर में मेकअप करवाने के लिए जाती है तो वो देखती है कि रास्ते में शेखर किसी अनजान लड़की से गले मिल रहा है। ये देखकर अनुष्का जल्दी से अपने पति की उस लड़की के साथ एक फोटो खींच लेती है और घर आकर वो फोटो अपनी सास को दिखाती है। रात को जब शेखर घर आता है तो फाल्गुनी शेखर से कहती है, शेखर बेटा, तू अब तक उस बंगालन को नहीं छोड़ा ना? तू अभी तक उससे मिलता है ना? हाँ माँ, मैं आज भी बौंदिता से मिलता हूँ क्योंकि वो मेरी पत्नी है, और मेरी बौंदिता और अनुष्का एक दूसरे की सौतन सिर्फ आपकी वजह से बनी है। अगर आपने मेरी शादी बौंदिता से करवा दी होती तो आज अनुष्का की सौतन बौंदिता और बौंदिता की सौतन अनुष्का ना होती। अब अनुष्का अपने पति और सास की सारी बातें सुन लेती है। ये बातें सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अनुष्का बिंदिता को अपने घर ले आती है, जिसके बाद अनुष्का खुद शेखर और बिंदिता की जिंदगी से निकल जाती है। अब ना चाहते हुए भी फाल्गुनी को अपनी बंगालन बहू को अपनाना पड़ता है।